यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को, और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमने देखा था अभी। और इसमें हमने अभी तक सिर्फ ये स्टडी किया कि हीट एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जा सकता है, उसके क्या क्या स्केल्स हो सकते हैं। तो आपने ये देखा था कि एंडर सेल्सियस ने एक स्केल बनाया था, उसके साथ साथ एक स्केल बनाया था फ़ारेनहाइट ने, एक र्यूमर स्केल था। तो ये 3-4 स्केल्स को हमने डिस्कस किया था। और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है उसको भी हमने डिस्कस किया था, और इसको किसने बताया था? लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन ने इसको बनाया था। ठीक है, और अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि थॉमसन, ये जो लॉर्ड केल्विन थे, इन्होंने ये स्केल किस तरह से बनाया, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बोलते हैं, या इस पर जो सबसे कम टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। उसको क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो उसको स्टडी करने से पहले हम लोग एक गैस इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं, विच इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस क्या होती है? देखिए आइडियल गैस जो है वो एक थ्योरेटिकल गैस है। इट इज ए थ्योरेटिकल गैस। प्रैक्टिकली ऐसी गैस कोई पॉसिबल नहीं है। अब आइडियल गैस में ऐसी क्या फैसिलिटी होती है? इसमें ये फैसिलिटी होती है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन्स होते हैं, उनके जो कॉलिजन्स होते हैं वो कॉलिजन्स कैसे होते हैं? इलास्टिक कॉलिजन। इसका मतलब है कि उनके कॉलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होती। इसका मतलब है कि इन पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल्स के, गैस के मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होती, इलास्टिक कॉलिजन है। लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स थे। ये कैसी गैस है? रेयरिफाइड गैस है। रेयरिफाइड गैस का मतलब है कि बहुत कम मॉलिक्यूल्स है गैस, और ये सारे मॉलिक्यूल्स कैसा मूवमेंट कर रहे हैं? ये रैंडमली मूव कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। 3 तरह के मोशन कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, ऐसा कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये ऐसा चल करके जा रहा था और जा करके ये वॉल से कोलाइड किया। किसकी वॉल है ये कंटेनर की वॉल है। जिस कंटेनर में हमने गैस को फिल किया था, ये गैस का मॉलिक्यूल जा करके इस कंटेनर की वॉल से हिट करता है। कंटेनर की वॉल से हिट करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी इस कंटेनर के पार्टिकल्स के अंदर। तो इसका मतलब इस कंटेनर का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही तो होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को हीटअप करते हैं। मटेरियल को हीटअप करते हैं तो साथ में बर्तन भी तो गर्म होता है, कंटेनर भी तो हीटअप होता है साथ में। तो एक्चुअल गैस में ऐसा नहीं होगा। ये जो कोलिजन होगा वो इन इलास्टिक कोलिजन होगा। ये जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा? इन इलास्टिक कोलिजन होगा। मतलब इन कोलिजन के अंदर एनर्जी लॉस होगी। ये कौन सी गैसेस की बात कर रहे हैं हम? ये हम एक्चुअल गैसेस की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एनर्जी लॉस ना हो। ठीक है, आर्टिफिशियली या थियोरेटिकली हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि हाँ एक आइडियल गैस होती है। वो आइडियल गैस ऐसी गैस है जिसमें मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, या कंटेनर की वॉल से कॉलिजन करते हैं, और इस कॉलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होती। तो ऐसा मानना कि हाँ ऐसी गैस भी प्रेजेंट है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं हो रही, मतलब वो कंटेनर की वॉल को एनर्जी नहीं दे रहे हैं मॉलिक्यूल, तो ऐसी गैस को हम लोग आइडियल गैस, ऐसी गैस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल गैस बोलते हैं। तो आइडियल गैस कोई एक्चुअल गैस नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल गैस है कि हाँ ऐसा होता होगा, ये ऐसा माना जा रहा है। ओके, फिर से सुनिए मैंने क्या बताया। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, विच इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स के कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन होते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स के जो कॉलिजन होते हैं वो इलास्टिक कॉलिजन होते हैं। मतलब कि जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे या कंटेनर की वॉल से हिट करेंगे, कंटेनर की वॉल को स्ट्राइक करेंगे, तो उनकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो आइडियल गैस होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
वो कैसा कॉलिजन करते हैं, वो कैसे कॉलिजन दिखाते हैं, इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो एक्चुअल गैस होती है, एक्चुअल गैस में एनर्जी लॉस होती है। पार्टिकल जब जा करके वॉल से हिट करेगा तो अपनी एनर्जी इस कंटेनर की वॉल को दे देगा, अपनी एनर्जी इस कंटेनर की वॉल में ट्रांसफर करेगा वो, तो इस पार्टिकल की एनर्जी कम हो जाएगी, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी। तो एक्चुअल गैस में जो कॉलिजन्स होते हैं वो कैसे कॉलिजन्स होते हैं, इन इलास्टिक कॉलिजन्स होते हैं। तो आइडियल गैस एक थ्योरेटिकल गैस है, एक्चुअल में ऐसी कोई गैस प्रेजेंट नहीं है। और ये जो आइडियल गैस होती है इसमें मॉलिक्यूल्स इलास्टिक कॉलिजन दिखाते हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स कैसा कॉलिजन दिखाते हैं, इलास्टिक कॉलिजन दिखाते हैं। इसका मतलब कॉलिजन के अंदर एनर्जी लॉस नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में इन इलास्टिक कॉलिजन होते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में या वॉल के साथ जब वो टकराते हैं तो इन इलास्टिक कॉलिजन होते हैं, उनकी एनर्जी के अंदर चेंजेस आते हैं। मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जीज होती हैं उनके अंदर क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। दैट इज फॉर द एक्चुअल गैस, वो एक्चुअल गैस के लिए होता है। अभी मैंने बताया कि एक्चुअल गैस को स्टडी करने के लिए हमें एक इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। एक्चुअल गैसेस को स्टडी करने के लिए हमें एक इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। उस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। P इज द प्रेशर ऑफ द गैस, V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस एंड T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस and R is a constant which is universal gas constant and its value is 8.31 joule per mole per Kelvin। अच्छा, ये N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने एक्सपेरिमेंट में 1 मोल हीलियम गैस यूज किया, 1 मोल हीलियम गैस यूज किया है, तो इसका मतलब मुझे 4 ग्राम हीलियम गैस लेनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे 4 ग्राम हीलियम गैस का यूज करना पड़ेगा। और वो 4 ग्राम हीलियम गैस में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होंगे। इसलिए तो मैंने क्या लिखा, 1 मोल। 1 मोल का मतलब है इतने पार्टिकल। दिस इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर, दिस इज नोन एज एवोगैड्रोस नंबर। अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन गैस लूंगा तो मुझे कितने ग्राम ऑक्सीजन गैस लेनी पड़ेगी, 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस। 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस लूंगा तो इसका मतलब है मैंने 1 मोल ऑक्सीजन गैस ली। 1 मोल ऑक्सीजन गैस ली तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑक्सीजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ पर 1 मोल लिखा हुआ है ना, तो ये नंबर सेम रहेगा। यहाँ पर भी 1 मोल लिखा हुआ है तो ये नंबर सेम रहेगा। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में 1 मोल हीलियम लिया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 1 मोल ऑक्सीजन गैस लिया, लेकिन दोनों का मास अलग होगा। तो 4 ग्राम में इतने पार्टिकल्स आ जाएंगे, ये 32 ग्राम में इतने पार्टिकल्स, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है भी है किसके कंपैरिजन में, हीलियम के कंपैरिजन में। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन कैसे बनी, PV इज इक्वल टू nRT कैसे बना, तो अब उसकी स्टडी पे आते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं कि किस तरह से इसका फॉर्मेशन किया जाता है। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको स्टडी करने पड़ेंगे, कुछ लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं आपको 3 लॉ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। PV इज इक्वल टू nRT बनाना है हमें। तो सबसे पहला लॉ मैं आपको बताऊंगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, देखिए बॉयल ने क्या बताया, बॉयल ने ये बोला कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें ये आपको याद रखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू वॉल्यूम। तो प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होता जाएगा, अगर प्रेशर को कम करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ती जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। किस टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आपको ये सीखना है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसा कैसे किया जा सकता है कि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो जाए और प्रेशर को कम करने पर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ये बात और याद कर लीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये प्रोसेस कैसे की जाएगी वो सीख लीजिए आप। मुझे एक कंटेनर लेना पड़ेगा, एक सिलेंडर लेना पड़ेगा, और ये सिलेंडर की जो वॉल्स हैं वो कंडक्टिंग वॉल्स होंगी, मतलब कि ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकती हैं और हीट एनर्जी को रेडिएट भी कर सकती है। तो ये मेरे पास कंटेनर था, इस कंटेनर में मैंने गैस फिल कर दी। ये गैस के पार्टिकल्स हैं जो सब अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने लगा दिया पिस्टन,
यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, पिस्टन लगा दिया। अभी गैस का जो प्रेशर था वो था P1, ये पिस्टन इस जगह पर है, प्रेशर है P1 और इस गैस ने इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा है, दिस वॉल्यूम इज V1। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं प्रेशर को इंक्रीज करने वाला हूँ। प्रेशर इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, फोर्स लगाएंगे। मैंने इस पिस्टन पर पुश करना शुरू किया, इसको पुश करना शुरू किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करूंगा क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे। अगर ये पिस्टन यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है वो कम हो जाएगा। तो पिस्टन को मैं फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे ले आया, ये फर्स्ट पोजीशन पर था और अब मैं इसको सेकंड पोजीशन पर ले आया। तो अब क्या हुआ, अब पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस कम हो गए। तो आंसर है नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे तो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ का प्रेशर बढ़ गया। तो जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, जब मैंने इस पिस्टन को नीचे ला करके प्रेशर को इंक्रीज किया, मैं इस प्रेशर को इंक्रीज करता जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम कम होती जा रही है। पहले इतनी वॉल्यूम में ये गैस थी, अब इतनी वॉल्यूम में ये गैस। यहाँ पर मैं कंपैरिजन लिख रहा हूँ, पहले गैस ने इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ था, अब गैस ने सिर्फ इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा। तो प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या हो गई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, जब भी हम कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब भी हम कंप्रेशन करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स के कॉलिजन बढ़ेंगे, और अगर उनके कॉलिजन बढ़ेंगे तो टेम्परेचर भी राइज होगा। तो ये प्रोसेस कैसे करनी पड़ेगी, ये प्रोसेस हमें स्लो करनी पड़ेगी, बहुत धीरे धीरे करनी पड़ेगी। देखिए किस तरह से करेंगे। तो पिस्टन पहले इस जगह पर था, इतनी वॉल्यूम गैस ने ले रखी थी। अब ये पार्टिकल्स ऐसा अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, मैंने पिस्टन को पुश करना शुरू किया। जैसे ही मैंने पुश किया प्रेशर इंक्रीज हुआ। प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब है कि मैंने गैस को क्या करना शुरू कर दिया, कंप्रेस करना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही गैस को कंप्रेस किया तो ये पिस्टन इस जगह से यहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पर आ गया। जब ये इस पोजीशन पर आ गया तो पार्टिकल्स के कॉलिजन बढ़ गए, और हमने देखा यहाँ का टेम्परेचर पहले 20 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जैसे ही मैंने कंप्रेस किया, कंप्रेशन में हमने देखा टेम्परेचर हो गया 21 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर तो चेंज हो गया, और टेम्परेचर कैसा रखना है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कैसे रखेंगे, तो आंसर है अब हम पिस्टन को प्रेस करना बंद कर देंगे, अब हम कंप्रेशन नहीं करेंगे, अब हम रुक जाएंगे। क्यों रुक जाएंगे, ताकि ये पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को ऐसा रेडिएट करें। ये पार्टिकल जाकर के कंटेनर से हिट करेंगे, कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ेगा, और कंटेनर का टेम्परेचर हो गया 21 डिग्री सेल्सियस, और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर है 21 डिग्री सेल्सियस, बाहर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो 21 से 20 की तरफ हीट एनर्जी रेडिएट होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 और अंदर का टेम्परेचर है 21। तो हीट एनर्जी 21 से 20 की तरफ रेडिएट होगी, और हम इसको ठंडा होने देंगे। ये कूल डाउन होगा, ठंडा होगा। ठंडा होने पर क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर भी 20 हो जाएगा। अब अंदर का टेम्परेचर भी 20 है, बाहर का टेम्परेचर भी 20 है, हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। हीट ट्रांसफर रुक जाएगा, हम बोलेंगे कौन सी कंडीशन आ गई, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया तो यहाँ का टेम्परेचर फिर से 20 हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम फिर से कंप्रेस करेंगे, सिस्टम को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे। जैसे ही पुश करूंगा मैं देखता हूँ फिर से टेम्परेचर बढ़ गया, तो फिर से यहाँ का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर मुझे रुकना पड़ेगा, इसको ठंडा होने देना पड़ेगा। फिर से ये 20 डिग्री पर आएगा, फिर थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे, फिर ठंडा होने देंगे, फिर थोड़ा कंप्रेस करेंगे, फिर ठंडा होने देंगे। तो कंप्रेशन, सडन कंप्रेशन नहीं करेंगे। सडन कंप्रेशन करोगे तो टेम्परेचर 20 से 100 पर पहुंच जाएगा डायरेक्ट, 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। लेकिन हमें टेम्परेचर कैसा रखना, हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। तो बॉयल ने यही तो स्टडी किया, कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कम होती है, और प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम बढ़ती है। प्रेशर इंक्रीज करने से मतलब कि कंप्रेशन करने से वॉल्यूम डिक्रीज होती है। दिस इज द स्टडी ऑफ द बॉयल एंड इट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। अब मैंने आपको बता दिया टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रखेंगे।
टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए सडन कंप्रेशन नहीं करेंगे, अचानक से कंप्रेस नहीं करेंगे, धीरे धीरे कंप्रेस करेंगे, स्लो प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस। तो पहले कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर रुकना पड़ेगा। यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? यहाँ का टेम्परेचर हो जाएगा 21 डिग्री सेल्सियस और बाहर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगी, ये रेडिएशन करेगा और एनर्जी को ट्रांसमिट करने के बाद इसका टेम्परेचर भी 20 हो जाएगा। अब अंदर का टेम्परेचर भी 20 है, बाहर का टेम्परेचर भी 20 है। अब हम फिर से क्या कर सकते हैं? अब हम फिर से कंप्रेशन कर सकते हैं। अब पिस्टन को फिर नीचे लेकर के आएंगे, फिर से टेम्परेचर राइज होगा कंप्रेशन करने पर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा 21 22 हो जाएगा, हम रुक जाएंगे। फिर से ये अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा अपनी एनर्जी को, तो ये फिर से इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, रुकना पड़ेगा, कंप्रेशन करेंगे, रुकेंगे, टेम्परेचर फिर से 20 होगा, फिर कंप्रेस करेंगे, फिर कंप्रेशन करेंगे, फिर रुकेंगे, फिर टेम्परेचर 20 होगा, फिर कंप्रेस करेंगे। तो ऐसा कंप्रेस करते करते हम लोग क्या इंक्रीज कर रहे हैं? हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर को। अब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होती जा रही है? वॉल्यूम तो डिक्रीज हो रही है। पहले गैस इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी, अब गैस सिर्फ इतनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। ये पिस्टन यहाँ तक आ चुका है। अगर ये पिस्टन यहाँ तक आ चुका है तो मॉलिक्यूल सिर्फ इतनी सी जगह पर है, तो कंप्रेशन हो गया। अच्छा, एक्सपेंशन कैसे होगा? एक्सपेंशन करने के लिए पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। एक्सपेंशन करने के लिए पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, पिस्टन इस जगह पर था, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है और यहाँ पर ये गैस थी, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस अंदर का। मैंने पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, ऐसा मैंने इसको पुल करना शुरू किया, बाहर खींचना शुरू किया। तो जैसे ही पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचता हूँ तो हमें पता है क्या होगा? प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो मतलब कि क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होगा। देखिए फिजिक्स में जैसा सीधा होता है वैसा उल्टा भी होता है। कंप्रेशन करने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन करने पर टेम्परेचर कम होगा। तो जैसे ही मैंने इस पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर किया, इस पोजीशन से जब मैं इसको यहाँ तक ले आया तो मैंने देखा अंदर का टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। अब रुकना पड़ेगा तो ये 20 डिग्री सेल्सियस बाहर से हीट एनर्जी इस कंटेनर के अंदर आएगी। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट एनर्जी आएगी, धीरे धीरे इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और यहाँ का टेम्परेचर भी 20 हो जाएगा। जैसे ही 20 होगा फिर से एक्सपेंशन करेंगे, तो बात क्लियर है। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है कंप्रेशन, प्रेशर को बढ़ाने का मतलब है कंप्रेशन, और जब भी कंप्रेशन होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। और प्रेशर को कम करने का मतलब है एक्सपेंशन, प्रेशर को डिक्रीज करने का मतलब है एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन जब भी करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो ये जो बॉयल लॉ मैंने लिखी है, इसके ये दो रिजल्ट हैं। ये जो बॉयल्स लॉ मैंने लिख रखी है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस लॉ से ये दो बातें हमें समझ में आ रही। ओके, तो अब ये याद कर लीजिए, बॉयल्स लॉ इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। और इसके रिजल्ट मैंने आपको बता दिए इस एक्सपेरिमेंट के। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन करने का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज होगी, प्रेशर को कम करने का मतलब है एक्सपेंशन करना, एक्सपेंशन होने का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज होगी, एक्सपेंशन होने का मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज होगी। और ये सब किस टेम्परेचर पे करना है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये सब कुछ किस टेम्परेचर पे करना है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे करना है। तो कंप्रेशन करते हुए भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे और एक्सपेंशन करते हुए भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों बोली जा रही है? क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। और कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस है? तो आंसर है ये स्लो प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ये स्लो प्रोसेस क्यों है? क्या रीजन है इसका स्लो प्रोसेस करने का? देखिए सेकंड लॉ को हम लोग डिस्कस करते हैं, चार्ल्स लॉ। अच्छा, इसमें इस लॉ को कंप्लीट करता हूँ मैं यहाँ पे। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू
प्रोपोर्शनेट के सिंबल को हटा करके मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट लिख देता हूँ, डिवाइड बाय v। यहाँ पर प्रोपोर्शनेट का सिंबल हटाया और मैंने क्या लिख दिया, कांस्टेंट। और क्या था, 1/v था, ये 1/v यहाँ लिख दिया मैंने। ये v डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बॉयल्स लॉ एक्चुअल में क्या बनेगी, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप ये भी बोल सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, कि किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा, जो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आप देख लीजिए ना कैसे कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन इनका सेम रहेगा। जैसे कि P इंटू वी, फॉर एग्जाम्पल किसी गैस के लिए P इंटू वी 2 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन 2 आ रहा है। तो जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया उतनी ही क्वांटिटी में वॉल्यूम कम हो गई, जितना मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा उतनी ही वॉल्यूम कम हो जाएगी, लेकिन इनका मल्टीप्लीकेशन अभी भी कितना रहेगा, इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका प्रोडक्ट अभी भी 2 रहेगा। और अगर मैं प्रेशर को कम कर रहा हूँ, एक्सटेंशन कर रहा हूँ, प्रेशर कम कर रहा हूँ तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अगर एक क्वांटिटी को कम करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है, अगर दूसरी क्वांटिटी को कम करते हैं तो पहले वाली क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 2 है। तो यहाँ से हमने डिसाइड किया कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक और रिजल्ट देखिए क्या आएगा, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास एक पिस्टन था, पिस्टन के अंदर ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन की फर्स्ट पोजीशन है। जब इसकी फर्स्ट पोजीशन है उस समय पर ये गैस के पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है। हमने इसका प्रेशर मेजर किया, प्रेशर था V1 और वॉल्यूम था V1। प्रेशर था P1 और वॉल्यूम था V1। इतनी वॉल्यूम इसने ऑक्यूपाई कर रखी। अब मैंने क्या किया, इस पिस्टन को दबाना शुरू किया। तो एक और डायग्राम देखिए इसका, ये पिस्टन को मैंने यहाँ तक क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, इसको दबा दिया। तो ये पिस्टन इस पोजीशन तक आ चुका है। दिस इज द सेकंड पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन। और इस पोजीशन पर आते ही हमने देखा प्रेशर हो चुका है P2 और वॉल्यूम हो चुकी है V2। पहले प्रेशर था P1 और वॉल्यूम थी V1, अब प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V2। लेकिन एक चीज मेरे को इक्वल मिल रही है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यही तो बताया मैंने आपको, अगर प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गई, प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम कम हो गई, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन अभी भी कैसा आएगा, कांस्टेंट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में P1 V1 का मल्टीप्लिकेशन एक नंबर आ रहा था, एक कांस्टेंट आ रहा था, और P2 V2 का मल्टीप्लिकेशन भी सेम नंबर आएगा, सेम कांस्टेंट आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये इक्वल टू कांस्टेंट ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इसका मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उतनी ही वॉल्यूम कम हो रही है, और अगर प्रेशर कम कर रहे हैं तो उतनी ही वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन दोनों का बराबर आ रहा है। तो किसी भी गैस के लिए ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, P1 V1 P2 V2 P3 P3। अब हमने क्या किया, इसको और कंप्रेस किया तो प्रेशर हो गया P3 और वॉल्यूम होगी V3, तो ये भी इसके बराबर आएगा। तो अलग अलग प्रेशर पर, अलग अलग वॉल्यूम पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज बॉयल्स लॉ, दिस इज बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ को आप यहाँ से भी बोल सकते हैं और यहाँ से भी बोल सकते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ द गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस is always a constant, is always a constant for a given gas, for a given sample of the gas. ओके, तो आज सिर्फ हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया। कल हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ, और उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एवोगैड्रोस लॉ। और एवोगैड्रोस लॉ जब हम पढ़ेंगे तो इन तीनों लॉज को जब मैं कंबाइन करूंगा, कंबाइन करते ही मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। मैंने सिर्फ आपको PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बताया। अभी एक लॉ और पढ़नी है वॉल्यूम और टेम्परेचर की, एक लॉ और पढ़नी है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तीन लॉज को पढ़ करके हम इन तीनों लॉज को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करते ही आइडियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू हैव एनी डाउट।